दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से संविधान की उद्देशिका के दूसरे भाग को कवर करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये आज ही क्या है, ये चैप्टर समाप्त हो जाए। तो देखते हैं, किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है, जबकि केसी वियर ने भारतीय संविधान को कठोर व लचीले के मध्य एक समन्वय बताया है। फिर प्रश्न उठता है, क्या भारतीय संविधान केंद्राभिमुख संविधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, परंतु केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। जेनिंग्स ने इसे केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति कहा है। इसके अनुसार भारतीय संविधान एक केंद्राभिमुख संविधान है। किसने भारतीय संविधान संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, प्रथम संघ की तथा द्वितीय राज्य की, किंतु भारतीय संविधान द्वारा भारत की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, न कि किसी राज्य का। भारत में कैसी मताधिकार प्रणाली है? तो भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है। इसे जो प्रतिनिधि लोकसभा में या राज्यसभा में जाएंगे, उनके निर्वाचन के लिए कैसी प्रणाली अपनाई गई है? वयस्क मताधिकार प्रणाली। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। अतः प्रत्येक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार है। फिर प्रश्न उठता है, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि सरकार के सभी अंग, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, इसी से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, मतलब भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान, और ब्रिटेन में क्या है? संसद। जबकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कैसा शासन है? तो भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है, जिसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों, आपातकालीन अधिकार से क्वेश्चन जब भी पूछेगा, इसमें से 3 ही आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 352, 356, 360। तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 3 प्रकार के संकटकालीन अधिकार प्रदान करता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352 के आधार पर। इसे भारत में किसी अन्य देश से युद्ध होता है या इसके किसी अन्य भाग में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति संकट या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा क्या है? राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और तीसरा, वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 के तहत। संकटकालीन उद्घोषणा का सबसे बड़ा प्रमुख यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन कहाँ किया है? तो संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में
ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किया है और उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बताया है। इसके लिए 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और पंचायत समितियों की तथा जिला परिषदों की भी स्थापना की गई। 74वां संवैधानिक संशोधन करके 1992 में पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके पहले जो आपने आपातकालीन अधिकार पढ़ा और ये जो 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन पढ़ा, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत आपको है। ठीक। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद व नीचे हरा रंग है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग की 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें लिया गया सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता में इसे भी गाया गया। यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके पहले शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था, ये ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह क्या है? तो भारतीय रुपये को भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन को 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब दोस्तों उसी में हम लोग पढ़ेंगे संघ व राज्य, उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता। तो जैसे कैसे राज्यों का गठन किया गया, कौन सा राज्य कब बनाया गया, इससे भी खूब क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो संविधान के किस भाग में संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है? तो संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 संसद को राज्य या संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है या उसके लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नए राज्यों के निर्माण या संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य बनाने या दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित करने का अधिकार किसे है या उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है।
किसी नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है या किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विधेयक किसी राज्य की सीमा या नाम परिवर्तन करने से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक संबंधित राज्य की विधानमंडल की राय हेतु प्रेषित करेगा, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से आबद्ध नहीं होंगे, मतलब उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संशोधित करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। फिर प्रश्न है, भाषाई प्रांत आयोग का गठन क्यों किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत का गठन किया। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों, इस समिति ने अपनी जो है रिपोर्ट दिया, इसके बावजूद जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के लिए इन्होंने भी एक समिति का गठन किया था और इन लोगों ने भी उसी बात को दोहराया। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो है एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया और बाद में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए जो है नेहरू जी ने तुरंत आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया भाषाई आधार पर। तो वही हम लोग देखेंगे। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। इसके बाद दोस्तों, अब जब एक राज्य का गठन हुआ तो अन्य लोगों ने भी इसकी डिमांड कर दी, तो इसी के लिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों द्वारा भी अलग राज्य की मांग तेज हो गई, जिस पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली के द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसमें मूल संविधान के राज्यों को 4 श्रेणी क, ख, ग, घ से हटाकर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया या ऐसे गठन किया गया। पहली बार 1956 में भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्यों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। 14वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गुजरात को 15वां राज्य कब बनाया गया? तो 1960 में गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया। 1963 में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 35वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो
तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में मिजोरम 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। ठीक है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, एक तरफ से सभी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन 1987 का संबंध किससे है? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य कब बनाया गया? तो मध्य प्रदेश से अलग कर 1 नवंबर 2000 को, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, सन 2000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, सन 2000। 26वां राज्य और उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य और बिहार से अलग कर झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य बनाया गया। ठीक, उसके बाद 2014 में तेलंगाना को क्या है, अलग राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग कर। तो तेलंगाना कब राज्य बना? आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को 2 जून 2014 को अलग राज्य बनाया गया। फिर अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 दिसंबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 239 क के अनुसार जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 239 के अनुसार लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। दादरा एवं नागर हवेली व दमन दीव विधेयक 2019 क्या है? तो दादरा एवं नागर हवेली व दमन दीव विधेयक 2019 संसद में पेश किया गया, जिसे लोकसभा ने 27 नवंबर 2019 को और राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। 26 जनवरी 2020 दादरा एवं नागर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य व संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 69वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया है। संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो अब हम वर्णन करेंगे किसका? नागरिकता का। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इसमें 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। 2019 में क्या संशोधन हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 संसद के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले
व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार के बारे में है। और अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। फिर हमारा आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता निम्न 5 विधियों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन के द्वारा। नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत निम्न अनुसार हो सकता है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। भारत सरकार भी निम्न आधार पर नागरिकता से वंचित कर सकती है: संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, किसी गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या 7 वर्ष तक लगातार विदेश में रहने पर, जब भारतीय सरकार को कोई भी इसमें सूचना न दी गई हो। ठीक है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा देने पर। एक प्रश्न आता है, दोहरी नागरिकता OCI क्या है? तो दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 पारित किया गया। इसके द्वारा विदेशों में बसे भारतीय मूल के नागरिकों को सीमित रूप से नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा गया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कहा जाता है। इसके तहत 16 देशों के प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने जाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु उन्हें यह मताधिकार, संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उन्हें अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता का अधिकार होगा। ML सिंघवी समिति ने 9 जनवरी 2019 को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। ठीक। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? अभी हमने कहा था कि इसको पढ़ाएंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह बिल 2019 में 9 दिसंबर को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। 12 दिसंबर 2019 को इसे स्वीकृति राष्ट्रपति ने दे दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई को अवैध रूप से प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो ये था हमारा संविधान की प्रस्तावना और नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इसका दूसरा पार्ट। इसी से ये समाप्त होता है दोस्तों। और अगर संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इससे बाहर एग्ज़ाम में आज से क्वेश्चन नहीं आया है। आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और PDF डाउनलोड होता ही है, उसको देख लें। नमस्कार, धन्यवाद।